मेरा नाम रूही है। मुझे घर में एक खत मिला जिसमें मेरे देवर ने लिखा था, भाभी मैंने आपके सारे जेवर और माँ के नाम पर जो घर था वो बेच दिया है। अब मुझे अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीना है। अब आप लोग कैसे जिएंगे? आप लोग देख लीजिए। अब से आप लोगों का रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग है। जब वो खत मैंने पढ़ा तो मैंने हिम्मत हारने के बजाय हौसला बुलंद करके कहा, ठीक है सर, तुम अपना हिस्सा ज़बरदस्ती छीन कर ले गए, लेकिन मैंने भी अपनी माँ का दूध पिया है। मैं भी बता दूंगी कि मेरे शौहर उस्मान के प्यार में कितनी ताकत है। ये सोचकर मैंने उस खत को तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया। तब मेरी नंद सनिया ने वो खत उठाया और अपनी माँ को पढ़कर सुनाया। मेरी सास ने जब अपने बेटे की सारी सच्चाई सुनी तो बेहोश हो गई। उन्हें फौरन डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। छोटे बेटे के धोखे की वजह से वो अब टूट चुकी थी और गम में वो कमज़ोर हो गई थी। उन्हें थोड़ी सी भी ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं होती थी। फिर दिन भर की थकावट और तमाम काम निपटाने के बाद मैं सोई हुई थी। तब अचानक मेरी नंद समिया ने मुझे जगाया और कहा, भाभी देखिए ना, माँ को क्या हो गया है। सब तक तो ठीक थी, लेकिन अचानक उनके पेट में तेज दर्द होने लगा है। मैं दौड़ते हुए सास के पास पहुंची तो देखा वो दर्द से कर्रा रही थी। फिर मैंने अपनी नंद समिया से पूछा कि माँ ने ज़रूर कुछ उल्टा सीधा खाना खाया होगा। समिया ने कहा, हाँ, माँ ने कल रात की बची हुई रोटी खाई थी। मैंने माँ जी को पेन किलर देने के बाद समिया को डांटते हुए कहा, तुम जब जानती हो कि माँ को बासी खाना ठीक से हजम नहीं होता तो तुमने उन्हें खाने क्यों दिया? समिया बोली, मैंने माँ को मना किया था, फिर भी माँ नहीं मानी और बोली, मेरी बहू इतनी मेहनत से कमाती है, तुम्हें खाना ज़ाया कैसे होने दूँ? समिया की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते। शौहर के जाने के बाद मैंने बहुत अच्छे से शौहर की सारी जिम्मेदारियां उठा ली थी, फिर भी कुछ कमी रह जाती थी। मेरे घर में मेरी नंद समिया, मेरी सास और मेरा एक देवर सैफ रहता था। शौहर के जाने के बाद मैंने उन लोगों को उस्मान की कमी महसूस होने नहीं देने का अहद किया था। अगर मेरे शौहर ने मरने से कुछ दिन पहले ही बातों में मुझे अपने ख़ानदान का ख्याल रखने का नहीं कहा होता तो मैं शौहर के साथ ही इस दुनिया से चली जाती। मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, इसीलिए शौहर के दफ्तर में मेरी नौकरी लग गई। मेरे दफ्तर में हसन नाम का लड़का भी काम करता था, जो मेरी काम में काफ़ी मदद किया करता था, पर मैं अपने काम से काम रखती थी और उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन हसन मेरी बहन से मिला और उनसे कहा कि मुझे रूही पसंद है, मगर मुझे नहीं मालूम था कि रूही बेवा है। मेरी बहन उसकी पूरी बात सुनने बगैर कहती है कि मेरी बहन बेवा है तो क्या हुआ? क्या उसको दोबारा जीने का कोई हक नहीं है? अगर मेरी बहन बेवा ना होती तो क्या तुम उससे मोहब्बत करते? अब जब सच्चाई तुम्हें पता चल गई है तो तुम पीछे हट रहे हो। हसन बीच में ही रोक कर कहता है कि अरे मेरी माँ, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं रूही से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर रूही मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती। इतना कुछ सुनाने से पहले क्या तुमने अपनी बहन से पूछने की कोशिश की? बहन बोली, तुम्हारे दिल में मेरी बहन के लिए प्यार की घंटी बज गई है ना, तो अपनी बहन के दिल में भी तुम्हारे लिए मोहब्बत की घंटी मैं बजाकर ही रहूंगी। फिर दोनों जोर से हंसने लगते। घर में 2-3 दिन रहने के बाद मेरी बहन को पता चल जाता कि मेरी सास, नंद और देवर मुझसे झूठा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि एक मैं हूँ जो इनका ख्याल रख सकती हूँ और पैसों की कोई कमी नहीं होने दूंगी। मेरी बहन मेरे ससुराल वालों की हकीकत बताने की कोशिश करती है और हसन से शादी करने के लिए भी मनाती है, मगर जब मैंने ये बात सुनी तो उसे मना कर दिया। मेरी बहन सोचने लगी कि मुझे कैसे मनाए हसन से शादी करने के लिए। इसी दौरान मेरी बहन में न जाने कब नींद आ जाती है। काफ़ी देर से सोने की वजह से मैं उसे जगाती हूँ। मैं बोली, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज तुम उठने में बहुत देर कर रही हो। बहन बोली, हाँ ठीक हो, रात में देर से सोई थी इसीलिए उठने में देर हो गई। अच्छा छोड़ो ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं बोली, हाँ बोलो। वो बोली, प्लीज़ आप बुरा मत मानिए, बस ऐसे ही मैं पूछ रही हूँ, हसन कैसा लगता है? मैं बोली, ठीक है, अच्छा लड़का है, मेरी मदद भी बहुत करता है, मिजाज का भी अच्छा ही है, नर्म दिल वाला है, दफ्तर में सबकी मदद करता है, अच्छा लड़का है। इसी दौरान मैं वहाँ बाइक से हसन आ जाता है। उसको अचानक देखकर मैं सरप्राइज हो जाती हूँ।
क्योंकि हसन यहाँ नहीं रहता था। बस से पूछती हूँ, अरे आप यहाँ? हसन बोलता है, हाँ, इधर कुछ काम था इसीलिए मैं इधर आया हूँ। फिर मैं उसे घर ले आती हूँ, सबसे मिलवाने लाती हूँ। मेरी बहन तब तक चाय बनाकर ले आती है, मगर हसन का घर आना मेरी सास को पसंद नहीं आता। ये बात मैं नोट कर लेती हूँ। मगर हसन सबसे अच्छे से मिलता है। वो माँ जी को सलाम करते हुए कहता है, आंटी जी, न जाने क्यों मुझे आप में मेरी माँ की तस्वीर नजर आती है। बचपन से यतीम हूँ, जब आपको देखा तो माँ याद आ गई। लेकिन मेरी सास को ज़्यादा खुशी नहीं हुई। ये देखकर मैं ज़्यादा देर तक मदन को अपने घर में रखना नहीं चाहती थी और ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाएगी कहकर हसन को चलने के लिए बोल दिया। घर से निकलने के बाद मैं पैदल चलने लगी। तब हसन कहता है, मैडम जी, अब इतना अजनबी कर दिया कि मेरे साथ बाइक से भी नहीं चलेंगी। मैं कहने लगी, ऐसी बात नहीं है हसन, सब देखेंगे तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। वो कहने लगा, अरे लोगों का क्या है, उनका काम तो है कहना, चाहे आप अच्छा करो या बुरा, लोग तो कहेंगे ही। वैसे भी लेट तो वो ही गए हैं, आपकी बस भी निकल गई है, दूसरी बस के लिए वेट करना होगा। ऑफिस पहुंचने में आपको लेट हो जाएगा। और पता है ना, बॉस आज जल्दी आने के लिए कह रहे थे, इसीलिए आपके पास मेरे साथ बाइक पे चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये कहकर हसन बाइक रोक चुका था और मुझे उसके साथ मजबूरी में बैठना पड़ा। ये देखकर आसपास वाले लोग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ और किसी का कत्ल कर कर जा रही हूँ। मेरे उदास चेहरे को हसन शीशे में देख लेता है तो मुझे हंसाने के लिए एक लतीफ़ा सुनाता है। लतीफ़ा सुनकर मैं खिलखिला कर उठती हूँ। मुझे खुश देखकर वो खुश हो जाता है। तब तक हम दोनों ऑफिस भी पहुंच जाते हैं। ऑफिस में हम दोनों को साथ में आते देखकर वहाँ के स्टाफ और हमारे साथियों को आज बात करने का मौका मिल गया। वो सब तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। हसन मेरी बहन को दफ्तर वाली बात फ़ोन करके बता देता है। वो मुझे फ़ोन करती है। मैं घर के बारे में पूछकर अपने आप को मसरूफ़ बताकर फ़ोन काट देती हूँ। हसन अपने काम में लग जाता है ताकि मुझे ये ना लगे कि वो मेरे पीछे ही पड़ा है। हसन मुझे खोना नहीं चाहता। वो जान गया था कि मेरी मोहब्बत की कहानी आसान नहीं है। उसे बहुत सारी इम्तिहानों से गुजर कर ही मुझे पाना होगा। जब मैं दफ्तर से निकलती हूँ तो हसन मुझे बाइक पर बैठने के लिए कहता है, मगर मैं इनकार करके आगे बढ़ने लगती हूँ। हसन मेरे पीछे पीछे जाने लगता है। तब मैं कहती हूँ, ये क्या कर रहे हो हसन साहब? वो कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हारे पीछे पीछे जा रहा हूँ। मैं कहती हूँ, सब लोग देख रहे हैं। वो कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ, पर मुझे पड़ता है। हसन कहता है, तुम बैठोगी या मैं खुद का एक्सीडेंट करवा लूँ? मैं गुस्से से कहती हूँ, अच्छा अब तुम ब्लैकमेल करोगे? वो कहता है, हाँ करूँगा, जब तक तुम मेरी दोस्त नहीं बन जाती। ये सुनकर मैं मुस्कुराकर उसकी बाइक पर बैठ जाती हूँ। हसन मुझे पार्क में एक शानदार जगह पर ले जाता है। मुझे वो जगह बहुत पसंद आती है। वही तालाब के किनारे बैठकर हम दोनों बातें करने लगते हैं। मैं हसन से कहती हूँ कि तुम आज अपने बारे में बताओ। हसन ने कहा, रूही, मैंने अपने बारे में क्या कहना है, कभी माँ बाप का चेहरा देखा नहीं। यतीम खाना मेरा घर है, वहाँ के लोग मेरे सगे रिश्तेदार नहीं हैं। मैं पढ़ाई में तेज था, वहाँ के बाबा ने मुझे पढ़ाने बाहर भेजा, फिर नौकरी, फिर तुमसे मुलाकात। आगे अब यही सोच रखा है कि यतीम खाने के लिए कुछ कर सको। उस दिन मैंने हसन के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। हर पे घर आ जाती हूँ, तभी दरवाजे पर डोर बेल बजे। मेरी नंद दरवाज़ा खोलती है। यही वक्त था कि एक अजनबी इंसान घर में दाखिल होता है। उसके हाथ में कोई कागज़ था। मेरी नंद पूछती है, जी आप कौन? वो घर के पेपर दिखाकर कहता है, जैब नहीं है, घर मुझे बेच दिया है, आप लोगों को इस घर से जाना होगा। ये सुनकर मेरी सास को चक्कर आ जाता है और वो लड़ खड़ा कर गिर पड़ती है। जब तक मैं सजनबी से कहती हूँ कि प्लीज़ हमें कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, फिर हम लोग ये घर खाली कर देंगे। अजनबी हमें 10 दिन की मोहलत देकर इस घर में गुजारने देता है और कहता है कि इसके बाद आप लोगों को घर खाली करके जाना ही होगा। तब एम्बुलेंस आ जाती है और मैं माँ जी को अस्पताल ले जाती हूँ। अस्पताल में डॉक्टर माँ को देखकर कहते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाने की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था। खतरे की कोई बात नहीं है, पर आप लोगों को इनका खास ख्याल रखना पड़ेगा। डॉक्टर कहते हैं, आप चाहें तो इन्हें घर ले जा सकती हैं या चाहें तो इन्हें आज रात भी इसी अस्पताल में रख सकते हैं। मैंने माँ जी को अस्पताल में रखना ही सही समझा।
کیونکہ رات میں اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ میں وہاں رک کر اپنی نند کو گھر بھیج دیتی ہوں اور اچھے سے سمجھا دیتی ہوں کہ گھر کو اچھے سے لاک کر کے سونا، میں صبح ماں کو لے کر گھر آؤں گی۔ نند کو بھیجنے کے بعد میں ماں کے پاس بیٹھ کر سوچنے لگتی ہوں کہ اب میں کیسے یہ سب کچھ اکیلی کروں گی۔ مجھے گھر بھی ڈھونڈنا ہوگا، ماں کا زیادہ اچھے سے خیال رکھنا ہوگا۔ میں یہی سوچ رہی ہوتی ہوں تبھی حسن کی آواز میرے کان میں پڑتی ہے۔ میں تھوڑا سا خوش ہو جاتی ہوں، مجھے اچھا لگنے لگا تھا وہ۔ پھر بھی اپنے جذبات چھپاتے ہوئے کہتی ہوں، تمہیں کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ جب جان گئے تو تمہیں کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی؟ اسپتال میں زیادہ لوگ آنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کیا؟ میرے سوالوں کا ڈھیر لگا دیتی، تبھی حسن بولتا ہے بس کرو، میں جا رہا ہوں واپس، اور وہ جانے کے لیے مڑ جاتا ہے۔ تبھی میں کہتی ہوں، آئے ہو تو ماں سے بغیر ملے چلے جاؤ گے؟ میں میں دل میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، میں حسن کے ساتھ ایسا کیسے سوچ سکتی ہوں؟ میں تو صرف اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں۔ کیا ہوا؟ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، ان کی یادوں کے سہارے میں اپنی پوری زندگی گزار لوں گی۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں ماں کے کمرے تک پہنچ جاتی ہوں اور انہیں گھر لے جانے کے لیے تیار کرتی ہوں۔ اتنے میں نیچے سے حسن آ جاتا ہے اور کہتا ہے، میں نے سارا بل دے دیا ہے، اب چلو ماں جی کو گھر لے چلتے ہیں۔ مجھے یہ سن کر زور کا غصہ آیا اور میں نے اس سے کہا، اب بس بھی کیجیے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کر سکتی ہوں یہ سب۔ اب آپ جائیے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے، آپ اپنا دیکھیے، میرے پیچھے آنے کی کوشش مت کیجیے۔ آپ نے جو بل چکایا ہے لیجیے، وہ پیسے مجھے آپ کے احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ اسپتال کے اسٹاف اور ماں بھی دیکھنے لگ جاتی ہیں کہ ایسے میں حسن سے کیوں بات کر رہی ہوں۔ حسن کہتا ہے، ایک دوست کے ناطے میرا یہ فرض ہے کہ میں ایک دوست کی مدد کروں، میں خود فرض نہیں ہوں جو تمہیں اکیلا چھوڑ دوں۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی تو بلا لوں گا۔ پھر گھر پہنچ کر حسن میری ساس سے کہتا ہے، ماں جی، میں روحی سے بہت پیار کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو دیکھ کر مجھے بھی اپنے خاندان کی خواہش ہوتی ہے۔ حسن بولتے بولتے رونے لگتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو اپنا کر آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا کہ میں آپ کے بیٹے کی جگہ کبھی نہیں دے پاؤں گا، پر میں اس کی کمی آپ لوگوں کو محسوس نہیں ہونے دینا چاہتا۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے روحی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مانگنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میری ساس کہتی ہیں، میرے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ روحی کا دوبارہ گھر بس جائے گا، مجھے تم جیسے بیٹے کا بھی ساتھ مل جائے گا، پر میں اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے روحی کی اجازت لینا چاہوں گی۔ اگر روحی اس رشتے سے خوش ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تب میں کہتی ہوں، مجھے اس رشتے سے انکار ہے، میں جیسی ہوں اس حالت میں خوش ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ تبھی مجھے میری بہن بھی سمجھاتی ہے، مگر میں سننے کو تیار نہیں ہوتی۔ تب حسن کہتا ہے، آخر وجہ کیا ہے تمہارا انکار کی؟ کیا میں تمہیں پسند نہیں؟ اگر میں تمہیں پسند نہیں ہوں تو تم بولو، میں تمہارے راستے میں کبھی نہیں آؤں گا۔ یہ بات نہیں ہے حسن، تم بہت اچھے لڑکے ہو، مگر ہمارے یہ معاشرہ ہم دونوں کے پیار کو غلط نظروں سے دیکھے گا۔ تمہیں زندگی بھر تانے سننے کو ملیں گے کہ تم نے ایک بیوہ سے شادی کی۔ اگر کوئی لڑکا لڑکی پیار کر کے شادی کر لیتا ہے تو معاشرہ اسے تانے دینے سے نہیں رکتا۔ پھر ہماری بات تو بالکل ہی الگ ہے۔ ایک بیوہ کو پیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسے دوبارہ شادی کرنے کا حق نہیں ہے۔ میری زندگی میں تنہائی ہے اور شوہر کی یادیں ہیں۔ بس میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں شوہر کی یادوں کے ساتھ۔ مجھے خوش ہو کر شوہر کی یادوں کے ساتھ جینا ہے۔ اس سے زیادہ خوشیوں کی میں حقدار نہیں ہوں، کیونکہ شوہر کے جاتے ہی میری ساری خوشیاں روٹ گئی ہیں۔ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو اور مجھے بھول جاؤ۔ میں کل ہی سب کو لے کر اس شہر سے دور جا رہی ہوں، کیونکہ اب گھر تو بچا ہی نہیں ہے کہ میں اس گھر میں رہ سکوں۔ اب اچھا یہی ہوگا کہ میں یہاں سے دوسرے شہر چلی جاؤں اور تم بھی زندگی میں آرام سے آگے بڑھ سکو۔ ہاں، اگر کبھی اس دوست کی یاد آ جائے تو ملنے ضرور آ جانا۔ یہ کہہ کر روحی اپنے کمرے میں جانے لگی، کیونکہ حسن سے نظریں ملانے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ حسن بھی روتے ہوئے اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ میری باتیں اسے یاد آنے لگتی ہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرنے لگتا ہے۔ مجھ سے دور ہونے سے اسے بالکل گوارا نہیں ہوتا، پر کرے تو کیا کرے، جبرن شادی تو نہیں کر سکتا تھا، اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ تب اسے میری بہن فون کرتی اور کہتی ہے، سچ میں آپ میری آپی سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟
हसन बोलता है, अभी भी तुम्हें शक है? मैं रूही से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी बहन कहती है, पर मेरी बहन समझे तब ना। मैं समझाने की कोशिश करूँगी। तुम अपना ख्याल रखना। तुम बहुत अपसेट लग रहे थे, तो मैं तुम्हें कॉल किया। ज़्यादा टेंशन मत लो। दूसरे दिन मैं जब ऑफिस जाती हूँ तब मैं बॉस को अपना इस्तीफे के बारे में बताती हूँ। बॉस जब वजह पूछते हैं तब मैं अपने देवर के बारे में सब कुछ बताती हूँ कि कैसे वो धोखे से घर भेज देता है और मुझे इस घर में रहने की बस कुछ दिनों की ही मोहलत मिली है। बॉस कहते हैं, तुम दूसरे शहर में सब कुछ कैसे करोगी? कंपनी की तरफ से स्टाफ क्वार्टर मिलता है। तुम और तुम्हारा खानदान आराम से वहाँ रहो। हसन को भी कंपनी दूसरे शहर भेज रही है। तुम दोनों ही चले जाओगे तो न्यू स्टाफ अभी फौरन सब ठीक नहीं कर पाएगा, इसीलिए तुम्हारा इस्तीफा मैं कबूल नहीं करता। बॉस की पूरी बात सुने बगैर ही मैं हसन से मिलने जाती हूँ। तब तक हसन वहाँ से निकल चुका होता है। मैं हसन को फ़ोन लगाती हूँ पर फ़ोन नहीं लगता। घर में आने के बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं हसन से बात करना चाहती हूँ मगर फ़ोन ही नहीं लग रहा था। मुझे बहुत रोना भी आ रहा था, पर मैं क्या करती। हसन को फ़ोन लगाते लगाते बगैर कुछ खाए पिए ही वहाँ रूम में बंद करके सो गई। दूसरे दिन मैं सुबह उठकर घर से निकल जाती हूँ और सोचती हूँ कि पहले मैं हसन से मिलूंगी, फिर ऑफिस जाऊंगी। हसन के घर पर वो मुझे नहीं मिलता। कॉल करती हूँ, कॉल भी नहीं लगती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हसन गया तो गया कहाँ। कॉल भी नहीं लगती। मुझे बहुत फिक्र होने लगती है कि हसन कहाँ गया है। ऑफिस जाने के बाद उसे काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। घर आने के बाद फिर से उसे कॉल करती हूँ। फिर मैं परेशान होकर घर से उसे ढूंढने निकल पड़ी। वो सारी जगह जहाँ जहाँ मैं हसन के साथ गई थी, पर वो कहीं नहीं मिला। बॉस को फ़ोन किया। वो कहने लगा, हाँ रूही बोलो। मैंने बॉस से कहा, सर आपकी हसन से बात हुई थी क्या? कल से ट्राई कर रही हूँ कि कॉल नहीं लग रही। बॉस कहने लगे, नहीं रूही, मुझसे बात नहीं हुई उसकी। अब तो मुझे भी टेंशन होने लगी है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर लिया उसने। मुझे हसन को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वो प्यार करता था मुझसे। ये सब कुछ सोचकर मैं रोने लगी और जोर जोर से कहने लगी, कहाँ हो तुम हसन? वापस आ जाओ, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। पर हसन वहां नहीं आया। मैं ढूंढ ढूंढ कर थक कर घर वापस आ जाती हूँ। मैं रात भर रोती रहती हूँ और उसकी सलामती की दुआएं मांगती रहती हूँ। दूसरे दिन तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं ऑफिस नहीं जाती। मेरी बहन, नंद और माजी तीनों किसी शादी पर जाने के लिए मुझसे कहती हैं, मगर तबीयत न ठीक होने की वजह से मैं शादी में जाने से इनकार कर देती हूँ। कुछ घंटों बाद मेरी बहन का फ़ोन आता है कि जल्दी से मैरिज हॉल आ जाओ। हसन भैया को पता चल चुका है कि वो कहाँ है। मैं बगैर कुछ सोचे समझे नंगे पांव तोड़ते हुए मैरिज हॉल पहुंच जाती हूँ। वहाँ का मंजर देखकर मैं दंग रह जाती हूँ। हसन वहाँ किसी और से शादी कर रहा था। ये देखकर मुझे बहुत जोर से गुस्सा आया। दौड़कर उसके पास गई और जोर से एक थप्पड़ मारते हुए कहा, मैं 2 दिन से तुम्हारे लिए परेशान थी और तुम यहाँ किसी मोटी से शादी कर रहे हो। 2 दिन से फोन लगा लगा कर मैं थक चुकी हूँ और तुम यहाँ किसी और से शादी कर रहे हो। जरा भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरी क्या हालत हो रही होगी। मैं पागलों की तरह तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे लग रहा था पता नहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। तुम्हारे लिए मैं रोती रही, खुदा से सलामती की दुआएं करती रही, और तुम यहाँ किसी और से शादी कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और तुम यहाँ किसी और से शादी कर रहे हो। मैं बोलती जा रही थी और बच्चों की तरह रोई जा रही थी। ये सब जज्बाती मंजर देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में हसन के लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था। कब से हसन मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब हसन मेरे मुंह पर हाथ रख कर कहता है, चुप हो जाओ, एकदम चुप। तुमने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मैं क्या करता? मैं तुम्हें समझाते समझाते थक चुका था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता और तुमने मुझे मजबूर कर दिया ये कदम उठाने के लिए। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। पहले तुम इस दुल्हन के चेहरे को तो देखो, ये कौन है? मैं घूंघट उठाकर देखती हूँ तो उस घूंघट के अंदर बॉस नजर आते हैं। ओह, ये सब तमाशा था और आप सब ने मिलकर ये तमाशा प्लान किया और सारे लोग इस प्लान में शामिल थे। तब मेरी बहन बोलती है, जी, ये सब तमाशा था और ये मेरा ही प्लान था।
मैंने और हसन ने मिलकर ये प्लान बनाया था और सबको इस प्लान में शामिल किया था। ये अच्छा है, अब आप दोनों शादी कीजिए, मैं तो चलती हूँ। ये सुनकर हम सब हंसने लगे और मैं उसी वक्त हसन से शादी कर ली, क्योंकि मैं ये हकीकत जान चुकी थी कि वो भी मुझसे बेहद प्यार करता है और अब मैं भी उससे प्यार करने लगी थी।